नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। अपनी इस वीडियो की श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि क्रमशः आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और आप अपना सिलेबस लेके इसको बैठेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक था अ, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, प्रकृति, बाल विकास की अवस्थाएं और इसको प्रभावित करने वाले कारक। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि दूसरा जो मुख्य बिंदु है इसमें वो है सीखना। सीखना जो शब्द है इसको शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम कहते हैं और इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है लर्निंग। यानी अगर कहीं लिखा हुआ है सीखना या अधिगम या लर्निंग तो आपको उससे ज़रा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, तीनों एक ही शब्द है। ये आपके अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए तीनों शब्दों की रचना की गई है और तीनों का एक ही अर्थ होता है। अब आपको ये जानना है कि सीखना कहते किसको है। अब आप ध्यान से समझिए। देखिए, सीखना जो है वो हमारे आपके व्यवहार में देखा जाए तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क हैं, कुछ कारण हैं, कुछ तरीके हैं, है ना, जो इसको प्रभावशाली बनाते हैं या धीमा करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सीखना कहते किसको हैं। देखिए, सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सीखना किसी का भी कभी रुकता नहीं है। बालक माता के गर्भ में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसके बाद जब इस संसार में उसका आगमन होता है तो उसके बाद वो अपने परिवार के, फिर अपने परिवार के अन्य सदस्यों के और फिर अपने रिश्तेदारों के, फिर इस समाज के संपर्क में आता है और धीरे धीरे अपने अनुभवों से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अगर सीखने की परिभाषा की बात की जाए तो उसकी एक करेक्ट जो परिभाषा है वो ये है कि बालक अपने वातावरण से प्रतिक्रिया करते हुए अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है वो सीखना कहलाता है। देखिए, सीखना कैसे पता लगेगा कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, यानी परिवर्तन किस चीज़ में, व्यवहार में, यानी रोज़मर्रा का उसका जो व्यवहार है उसमें उसका परिवर्तन आता जाएगा। जैसे आप देखिए, अगर आप बहुत छोटे बालक को देखते हैं तो वो पढ़ना लिखना तो जानता नहीं, तो वो अपने चलने के तरीके, बोलने के तरीके, खड़े होने के तरीके, खाने के तरीके, ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप से सीखता है। तो सीखना यहीं से प्रारंभ हो जाता है, बल्कि आप ये कहें कि गर्भावस्था के दौरान ही बालक बहुत सारी चीज़ें सीखता है और इसके बाद जो है धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है और रोज़ का रोज़ कुछ न कुछ नई नई चीज़ें वो सीखता रहता है। तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि सीखना जो है वो अपने वातावरण से प्रतिक्रिया करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आना, यही सीखना कहलाता है। अब आप देखिए, ये जो सीखना है यानी बच्चा जो सीख रहा है, बालक जो सीख रहा है अपने विकास के दौरान, उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये आपके सिलेबस में है और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, इसको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, लर्निंग को, इसके 4 कारक बताए हैं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने। सबसे पहला कारक वो है सीखने वाले से संबंधित कारक, यानी अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। यानी अधिगमकर्ता का मतलब ये है कि जो सीख रहा है वही अधिगम करता है। तो उससे संबंधित जो कारक है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि इच्छा, यानी बालक की अपनी इच्छा है कि नहीं है। तो जैसे बच्चा क्लासरूम में आता है, उसका पढ़ने की इच्छा है कि नहीं, उसका अपना मन है कि नहीं, वो कंफर्टेबल है कि नहीं, तो पहले स्थान पे इच्छा। बालक का सीखना जो है सबसे ज़्यादा उसकी इच्छा से प्रभावित होता है। अगर वो स्वयं जो है सीखना चाहता है तो बहुत तेज गति से सीखता है, और अगर वो नहीं सीखना चाहता है तो आप उसके ऊपर बहुत प्रयास करेंगे तब भी वो नहीं सीखेगा, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देगा, आपसे आई कांटेक्ट में नहीं रहेगा, आपसे छुपने का प्रयास करेगा, पीछे बैठने का प्रयास करेगा, यानी अध्यापक से दूरी बना के रखेगा। या अगर आप स्कूल की कंडीशन को अलग करें तो परिवार में आप देखिए, बालक अगर एकाकी स्थान ढूंढता रहता है यानी अकेले रहने का, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सीखने की इच्छा थोड़ी कम है। और फिर आप आते हैं दूसरी चीज़ पे, सेकंड जो है वो है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है शारीरिक
और मानसिक। स्वास्थ्य दो तरह का माना गया है, शारीरिक और मानसिक। यानी शरीर से बच्चा स्वस्थ है, यानी उसके सभी शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये उसके शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। और मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ ये है कि बच्चा कितना प्रखर बुद्धि का है, कितना तेज गति से सीखता है, और कहीं मंद बुद्धि बालक तो नहीं है, कहीं सामान्य बालक होने के बावजूद भी धीमा सीख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। यानी कोई बच्चा अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बहुत तेज गति से सीखता है, अगर उसको अनुकूल दशाएं प्रदान की जाए। फिर आप देखिए तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ है थकान। ठीक, अब आप देखिए बच्चा अगर थका हुआ है तो अनिवार्य रूप से वो धीमा सीखता है या नहीं सीखता है। यानी कक्षा में आपने देखा होगा कि पाठ्यक्रम के निर्माण के दौरान जो बच्चे की क्लास की पीरियड्स जो लगते हैं उनका एक निश्चित क्रम है। जैसे बालक जब स्कूल में एंट्री करता है तो उसको जो है सरल विषयों जैसे हिंदी है ना, सामाजिक विज्ञान, इन सारी चीज़ों से उसको सबसे पहले उसकी दिन की शुरुआत की जाती है। ऐसा इसलिए है जैसे कोई बालक अगर सो रहा हो तो अचानक उसको आप उठा के दौड़ा नहीं सकते, उसको धीरे से पहले खड़ा करना होगा, फिर उसके दिमाग में ये बात डालनी होगी कि अब आपको दौड़ना है, तो धीरे धीरे वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करता है। तो इसीलिए पहले सरल विषयों से शुरुआत की जाती है। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है, तो दूसरे पीरियड में, फिर तीसरे पीरियड में, चौथे पीरियड में, यानी कठिन विषयों को हमेशा दिन के मध्य में रखा जाता है। जैसे अंग्रेजी, और उसके बाद देखिए विज्ञान, फिर देखिए गणित, ये सारी चीज़ें जो है वो दिन के मध्य में रखी जाती हैं, जिससे बालक जो है उस दशा को प्राप्त कर चुका होता है जिसमें वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से सीख सकता है। क्योंकि इन कठिन विषयों को समझने और सीखने के लिए कंसंट्रेशन और थकान, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अगर बच्चा फ्रेश है, थका नहीं है, तो इन कठिन विषयों को भी ईजिली सीखता है। और अगर थका हुआ है तो वो उसके सीखने की गति जो है वो धीमी हो जाती है, यानी कई बार एक ही चीज़ को उसको समझाना बताना पड़ता है। अब आप देखिए चौथी चीज़ है परिपक्वता। यानी मैच्योरिटी, बच्चा कितना मैच्योर है। देखिए अगर 10 वर्ष का बालक है तो ये कोई आवश्यक बात नहीं है कि उसकी जो है मानसिक आयु भी 10 वर्ष के बालक के बराबर हो। यानी उसकी मैच्योरिटी अगर उसकी आयु से मैच करती है, यानी उसकी आयु बढ़ रही है तो साथ साथ वो मैच्योर भी हो रहा है, तब तो उसके सीखने की गति जो है सामान्य या उससे तेज होती है। और कहीं ऐसा हुआ कि आयु बढ़ गई और मानसिक स्तर जो है उसका नहीं बढ़ा, यानी उसका ठीक तरीके का विकास नहीं हुआ, उसको उस तरह की दशाएं नहीं प्राप्त हुई, तो निश्चित रूप से वो इस मैच्योरिटी वाले सेक्शन को पूरा नहीं कर पाएगा और उसकी सीखने की गति जो है वो धीमी हो जाएगी। तो परिपक्वता जो है सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानी गई है। और यही कारण है कि करिकुलम का निर्माण जो होता है बालक की आयु के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार होता है। यानी कक्षा 2 में आप 10वीं की चीज़ नहीं सिखा सकते, ये उसकी परिपक्वता के क्रम को निर्धारित करता है। मीन्स बच्चा धीरे धीरे जब इससे बड़ा होता है उसके मस्तिष्क का आकार बढ़ता है, उसकी क्षमता बढ़ती है, उसको ग्रहण करने की, चीज़ों को याद रखने की क्षमता बढ़ती है। तो धीरे धीरे उसका पाठ्यक्रम भी बड़ा होता है और उसकी कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है। कक्षा 1, 2, 3 इस तरह की कक्षाओं में कठिनाई का स्तर थोड़ा नीचा होता है। फिर जो है जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसकी कठिनाई का स्तर धीरे धीरे जो है बढ़ाया जाता है, जिससे उसको सीखने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। फिर आप देखिए चौथे नंबर पे है अभिप्रेरणा, 4th पॉइंट पे है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होती है जिसको कहते हैं मोटिवेशन। जैसे मोटिवेशन का मतलब ये है कि किसी बच्चे को अगर कोई कार्य सीखने के लिए शाबाशी दी जाए तो उसको ये लगता है कि मैं ये सीख रहा हूँ तो ये मेरे लिए फ़ायदे का है, मुझको फिर दोबारा ऐसा करने पे फिर शाबाशी मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा,
है ना, सम्मान मिलेगा, अध्यापकों की नज़र में मेरी इमेज अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन। आपके बीएड और डीएलएड के कोर्स में ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल आपको इस चीज़ की चर्चा इतनी ही करनी है कि अभिप्रेरणा का सीखने में क्या महत्व है। तो बच्चा जब किसी चीज़ से अभिप्रेरित होता है, यानी उसको ये रहता है कि मैं क्लासरूम में फर्स्ट आऊँगा, तो फर्स्ट आने पे मेडल वगैरह, शील्ड है और इस तरह की चीज़ें हैं, या सर्टिफिकेट है, इस तरह की चीज़ें जब उसको दी जाती हैं, या बच्चे को कक्षा में या किसी सभा में खड़ा करके सम्मानित किया जाता है, तो ये उसके लिए एक अभिप्रेरणा की तरह होता है, और वो अपनी अगली कक्षा में या अपनी क्लास में और अगली किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है। तो उसके सीखने के लिए चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है अभिप्रेरणा। फिर आप आते हैं अधिगम की विधि, यानी इसके बाद विधि, कैसे सीख रहा है, सीखने का तरीका क्या है। ये आप देखिए कि अधिगम की विधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसे आप एक छोटा उदाहरण लीजिए, अगर आपको लिखना सीखना है तो निश्चित रूप से आपको कंसंट्रेट होकर किसी स्थान पे बैठना होगा। अगर आप बैठते नहीं हैं तो आप चलते फिरते दौड़ते हुए किसी चीज़ को अच्छा लिख नहीं पाएंगे। लेखन कला भी एक सीखने का विषय है। किसी की अच्छी राइटिंग है, कोई बहुत सुंदर लिखता है, सही क्रम में लिखता है, चीज़ों को ढंग से अरेंज करके लिखता है, हैफजट तरीके से नहीं लिखता है, यानी यहाँ की चीज़ वहाँ, वहाँ की चीज़ यहाँ। तो ये सारी चीज़ें सीखने का विषय है। ये बच्चा जितना अच्छा सीखता है उतना ही अच्छा उसका प्रदर्शन होता है। फिर इसके बाद आप देखिए छठा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम आपके पिछले टॉपिक में भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वंशानुक्रम होता क्या है। वंशानुक्रम मूलतः अपने वंश की परंपरा के कुछ गुण अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने की संपूर्ण व्यवस्था कहलाती है, जिसके अंतर्गत बालक का बौद्धिक, शारीरिक, है ना, नैतिक, ये सारे विकास जुड़े हुए होते हैं। तो वंशानुक्रम किस तरीके से सीखने को प्रभावित करता है, जैसे माता पिता अगर अच्छा पढ़े लिखे हैं तो सामान्यतः ये देखा जाता है, ये बहुत अनिवार्य तो नहीं है लेकिन सामान्यतः 90% मामलों में ऐसा देखा जाता है कि उनकी जो संतान होती है वो भी तेज गति से सीखती है, यानी उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो तेज होती है। बच्चे को किसी भी तरह के, किसी भी स्तर के स्कूल में और किसी भी तरह की कठिनता के स्तर पे डाला जाता है तो वो अच्छा प्रदर्शन करता है। यानी वंशानुक्रम की हेरिडिटरी जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में, वो आपको वंशानुक्रम के अंतर्गत समझने के लिए होते हैं। कि इसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि माता पिता जिस तरीके से होते हैं, जिस तरीके से उनका स्वभाव, उनका अपना ज्ञान होता है, उसी तरीके से बालक भी सीखता है, उसी गति से सीखता है, क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर उसी तरह का होता है। फिर आप देखिए अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वातावरण। एक अच्छा वातावरण हमेशा सीखने के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करता है। आपने अभी जिस भी स्कूल में अध्ययन किया होगा, उस अध्ययन के दौरान आपने स्कूल की संरचना पे कभी ध्यान दिया? आप ये देखिए, स्कूल हमेशा शांत स्थानों पे बनाए जाते हैं। दूसरी चीज़, बाहर की दुनिया का संपर्क सामान्यतः स्कूल के अपने अंदर के माहौल से नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो वातावरण का शोरगुल है, जो प्रदूषण है, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है ना, किसी तरह के डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं जो आपके कंसंट्रेशन को भंग करते हैं, वो सारी चीज़ें विद्यालय के प्रांगण से दूर रखी जाती हैं। यानी आपको एक अच्छा और उचित वातावरण दिया जाता है जिसमें आप तेज गति से सीख सकें। विद्यालय कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वहाँ पे वातावरण अच्छा नहीं है, उसमें पढ़ाने वाले टीचर भी चाहे जितना अच्छे हों, लेकिन अगर वहाँ पठन पाठन का वातावरण नहीं है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि बच्चा बहुत धीमी गति से सीखता है। क्योंकि सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? केंद्रित होना। केंद्रित होना। अब ये केंद्रित होना तभी संभव है जब आप बच्चे को एक शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण देते हैं। तो वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज़,
अगर आप विद्यालय की बात न करें, बालक अपने घर में, अपने समाज में और इस तरह के स्थान पे जहाँ वो सामान्यतः रहता है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और ये सीखने की चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से अपने समाज से, वातावरण से, आसपास के लोगों से, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होती हैं। जैसे किसी अच्छी सोसाइटी का जो बालक होता है वो अच्छी चीज़ें सीखता है। सामान्यतः ऐसा प्रयोगों में भी देखा गया है और आप दैनिक व्यवहार में भी इस चीज़ की परख कर सकते हैं कि बच्चा किसी अच्छी सोसाइटी में अच्छे लोगों के बीच रहता है, उठता बैठता है, निकलता है और वहाँ पे अपने विचारों को रखता है और अपने तरह इसी तरह के बच्चों के साथ स्कूल जाता है, वहाँ पर अध्ययन करता है, फिर वो खेलता कूदता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ का वातावरण कितना बैलेंस्ड है, कितना अच्छा है, परिष्कृत वातावरण है कि नहीं। यानी वातावरण में किसी तरह का अगर प्रदूषण होगा, कोई गंदगी होगी, कोई कठिनाई होगी, कोई नकारात्मक भाव होगा, तो निश्चित रूप से बालक के सीखने पे इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जिन बच्चों के साथ उसका खेलना कूदना, उठना बैठना है, अगर वो बातचीत के दौरान गाली गलौज करते हैं या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामान्यतः करना मना होता है, तो फिर वो निश्चित रूप से बालक जो रोज़ का रोज़, हर समय, हर मिनट, हर क्षण चीज़ों को सीख रहा है, वो इन सारी चीज़ों को भी सीखता है। क्योंकि बाल मन ये नहीं जानता कि अच्छी बुरी चीज़ें क्या होती हैं। उसको तो ये पता है कि जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है वो हमें भी करना है। तो इसीलिए बालक जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के बच्चों के बीच, जिस तरह के लोगों के बीच, जिस तरह के समाज में वो रहता है, उसका सीखना उसी तरीके से प्रभावित होता है, अनुकूल या प्रतिकूल। फिर आप देखिए अभ्यास। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अभ्यास। यानी आप ये देखिए कि अगर पाठ्यक्रम में किसी चीज़ को आपको पढ़ाया गया, आपने किसी बालक को पाठ्यक्रम में किसी चीज़ की शिक्षा दी, अगर वो उसका अभ्यास नहीं कर रहा है, मीन्स घर जाके उसका दोहराव उसने नहीं किया, तो दूसरे दिन जब आप उसके बारे में उससे प्रश्न पूछते हैं तो उसका वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है, बैलेंस तरीके से जवाब नहीं दे पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि पत्थर के ऊपर जो है, जो कि बहुत कठोर होता है, एक सामान्य रस्सी के द्वारा भी निशान बनाया जा सकता है। ये क्यों होता है? बार बार उस रस्सी के उस स्थान से गुजरने की वजह से ऐसा होता है। ये एक अभ्यास की बात है। किसी भी चीज़ को दोहराया जाना, बार बार किया जाना अभ्यास कहलाता है। और ज्ञान को स्थायी करने के लिए और औचित्यपूर्ण रखने के लिए अभ्यास करना बहुत आवश्यक माना गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है किससे संबंधित हैं? ये सारी चीज़ें संबंधित है सीखने वाले से संबंधित, यानी अधिगमकर्ता से संबंधित। आपकी पुस्तकों में यही शब्द लिखा हुआ है, अधिगमकर्ता से संबंधित। यहाँ मैंने आपको समझने के लिए और आसान भाषा में समझाने के लिए ऐसा लिखा है। अधिगमकर्ता से संबंधित जो कारक हैं वो इसके अंतर्गत आपको बताए गए। अब आप देखिए, इसके बाद आप देखते हैं कि सीखने और सिखाने के दौरान जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसमें बालक होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, यानी सीखने वाला होना चाहिए और सिखाने वाला होना चाहिए। सिखाने वाला कौन है? अध्यापक। ठीक है, जैसे आप विद्यालय के अनुभव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अगर किसी चीज़ के सीखने की उम्मीद करते हैं तो आपका अध्यापक ही आपको सिखाता है विद्यालय के प्रांगण में। और अध्यापक के स्वयं के आचरण, उसकी अपनी सोच, उसके अपने हाव भाव, उसके अपने व्यवहार से बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अध्यापक किस तरीके से सीखने को प्रभावित करता है। यानी उस सबसे पहले विषय ज्ञान। अब आप देखिए कि विषय का ज्ञान, यानी जिस विषय की शिक्षा बालक को दी जा रही है, जो चीज़ सिखाने का प्रयास बालक को किया जा रहा है, उस विषय वस्तु का पूरा ज्ञान अध्यापक को है कि नहीं है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या सिखाएंगे। तो अध्यापक के अंदर जो है अगर उस विषय वस्तु का ज्ञान है तो वो सीखने के, बच्चे को सिखाने के लिए अपने नए तरीके, उचित तरीके और कंपेटेबल यानी अनुकूल तरीके का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को सिखाता है। तो सबसे प्रथम आवश्यकता जो है वो है अध्यापक के अपने विषय पे पकड़ और उसके ज्ञान। फिर आप देखते हैं कि दूसरी चीज़,
अध्यापक को बाल प्रवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए दूसरे स्थान पे, ठीक है। सबसे पहले तो उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए और दूसरी चीज़ उसको बाल प्रवृत्ति की का ज्ञान होना चाहिए। जैसे छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए सामान्यतः महिलाओं को अपॉइंट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक खास चीज़ होती है, एक मातृत्व की भावना, एक लगाव की भावना। ये सारी चीज़ें महिला अध्यापकों के अंदर अधिक पाई जाती हैं। पुरुषों में भी ऐसा है, लेकिन उस तरह का, उस स्तर का नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि बाल प्रवृत्ति क्या होती है। बाल प्रवृत्ति जो है वो इस तरह की चीज़ है कि बालक को जब सीखने सिखाने के दौरान, बच्चा जब कक्षा में बैठा हुआ है, उसको जब अपने अध्यापक से अपनापन महसूस होता है, उसको ये लगता है कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाएगी तो सर या मैम मुझको फिर से दोबारा इस चीज़ को बताएंगे और मुझको किसी तरह का पनिशमेंट इसके लिए नहीं मिलेगा। हाँ, बार बार परीक्षाओं के दौरान या इस तरह से जो दंडात्मक कार्रवाई की जाती है वो निषिद्ध भी है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल मन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के सीखता है। अगर उसमें से कोई एक चीज़ कम हो जाती है, जैसे बहुत सख्त वातावरण अगर हो कक्षा का, तो बालक हमेशा उस कक्षा से भागने का प्रयास करता है। या इन केस अगर वो ज़बरदस्ती उस कक्षा में बैठा भी दिया गया, तो आप ये मान के चलिए कि न तो वो मस्तिष्क से वहाँ होगा, यानी उसका दिमाग भी वहाँ नहीं होगा, और न तो वो मन से वहाँ होगा। और ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होंगी तो वो यहाँ से मौका पाते ही निकलने का प्रयास करेगा। अगर वो नहीं निकल पाया तो बैठे बैठे ही आपकी बातों पे वो ध्यान नहीं देगा, कुछ भी नहीं सीखेगा। तो अध्यापक को क्या चाहिए, उसको जो है बाल मन के, यानी बाल प्रवृत्ति, बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए। यानी अध्यापक को ये हमेशा जान के रखना होगा, जानना होगा कि बच्चा स्वतः नहीं सीखना चाहता, उसको तमाम तरीके का साधन का उपयोग करके उसको सिखाना पड़ेगा। अपने ज्ञान के स्तर से अगर अध्यापक शिक्षा देता है तो बालक के लिए बड़ा प्रतिकूल सा हो जाता है। यानी अध्यापक जिसको सारी चीज़ों की जानकारी है, ज्ञान है, वो तो ईजिली अपनी चीज़ों को बता ले जाता है, लेकिन बच्चे का जो मन है, बच्चे की जो प्रवृत्ति है, वो आसान चीज़ों को ज़्यादा तेज़ सीखती है। और अगर जो है कठिनाई का स्तर ऊंचा अध्यापक का है, बोलने का, समझाने का, शब्दों के प्रयोग का, तो बालक को ये चीज़ें शिक्षा से और सीखने से दूर करती हैं। यानी बालक की प्रवृत्ति को शिक्षक को सबसे पहले समझ के रखने की ज़रूरत है कि बालक को किन किन चीज़ों से अनुकूलित किया जा सकता है, यानी सीखने के करीब लाया जा सकता है और अच्छा सिखाया जा सकता है। फिर आप देखिए, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी बालकों के अंदर जो है कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी आप ये देखिए कि एक कक्षा में कई तरह के बालक होते हैं। यानी कुछ मंद बुद्धि, कुछ तीक्ष्ण बुद्धि, कुछ प्रतिभाशाली, इस तरीके से कई तरह के बालक होते हैं। कुछ बहुत धीमा सीखने वाले, जिनको बार बार दसियों बार कोई चीज़ सिखाई जाती तो भी वो नहीं सीख पाते। तो एक अध्यापक को इस विभिन्नता का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, आपकी कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं और उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका पालन पोषण उस तरह के माहौल में नहीं हुआ, या वंशानुगत लक्षण उनके अंदर नहीं है कि बहुत तेज गति से चीज़ों को रिसीव कर सकें, तो आप ये मान के चलिए कि उन 10 बच्चों को आपको छोड़ना नहीं है, आपको सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। तो यानी उनको भी उस लेवल पे लाके और तब इस मुख्य धारा में उसको लेके चलना है। तो इसके लिए आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। किस तरह की विभिन्नताएं छात्रों के अंदर पाई जाती हैं, जो आप उनको डिफरेंशिएट करेंगे। जो तीव्र बुद्धि के बालक हैं, उनको आप कोई भी विषय वस्तु दे देंगे तो ईजिली वो कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें कुछ औसत बालकों को देखेंगे तो उनको सीखने के लिए एक तो सरल विषय वस्तु दी जानी चाहिए, तो वो अच्छा सीखते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्टिंग, रुचिकर चीज़ें होनी चाहिए। तो अध्यापक को इस व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। फिर आप अगले बिंदु पे आते हैं, तो वहाँ पे है स्वास्थ्य। यानी किसका स्वास्थ्य? अध्यापक का। यानी अध्यापक अगर स्वस्थ है, उसको किसी तरह का शारीरिक विकार नहीं है, मानसिक विकार नहीं है, तो वो बालक को बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा सकता है, समय के अंदर सिखा सकता है, और उसकी अपनी गतिविधियों को एक अच्छे सांचे में ढाल सकता है।
तो शिक्षक का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। फिर आप देखिए शिक्षण पद्धति, शिक्षण पद्धति पांचवा, शिक्षण पद्धति। ये क्या है? शिक्षण पद्धति मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, किस तरीके से बच्चे को अध्यापक पढ़ा रहा है, ये शिक्षण पद्धति कहलाती है। जैसे विज्ञान के विषयों को आप कभी भी पूरी तरीके से लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते। वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड स्किल, जैसे आपने अगर किसी बच्चे को हवाई जहाज पढ़ाना है तो आप उसको बोर्ड पे ड्रॉ करके ये समझा सकते हैं कि इसके उड़ने की, इसके टेक ऑफ करने का सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो अध्यापन की यानी शिक्षण की जो पद्धति है वो बहुत कुछ प्रभावित करती है सीखने को, क्योंकि अगर सिखाने की पद्धति अच्छी है यानी अध्यापक को शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान है तो वो आवश्यकता अनुसार उसको बदल के अपने अध्यापन में अनुकूलन ला सकता है। मीन्स हिंदी का अध्यापक अगर हिंदी पढ़ा रहा है तो वो लेक्चर मेथड का है ना, या इस तरह के इजी मेथड का यूज़ करता है। और अगर विज्ञान का अध्यापक है, अंग्रेजी का अध्यापक है ना, या फिर जो है आप देखिए गणित का अध्यापक है, तो वहाँ पे कुछ अलग तरह की शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान जो है अध्यापक को होना अनिवार्य है। फिर आप आते हैं जो व्यवसाय के प्रति निष्ठा, यानी ये जो निष्ठा शब्द है, निष्ठा का मतलब ये है कि शिक्षक होने की अपनी कुछ मूल शर्तें हैं। कोई भी व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता। समाज में शिक्षक वही कहा जाता है जो इन दायित्वों का निर्वहन करता है। शिक्षक के अपने कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं। जैसे आप छोटे उदाहरण से समझिए कि शिक्षक अपनी कक्षा में जिस तरह का व्यवहार का प्रदर्शन स्वयं करता है उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद वो बालकों से कर सकता है। बहुत सीधी सी बात है। आप भाषण देते रहें कि ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह करो, आप स्वयं उन चीज़ों पे अमल ना करते हो तो किसी समय में बालक के सामने ये चीज़ें आएंगी तो वो यही कहेगा, वो यही सोचेगा कि हमारे गुरु तो इस तरह की चीज़ों का पालन स्वयं नहीं करते हैं तो फिर हमसे वही ऐसा क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों को अध्यापक को अपने अंदर लाना होगा। तो ये कब होगा? जब उसका अपने पद के प्रति निष्ठा होगी। मीन्स अध्यापक को स्वयं इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि उसका पद समाज में सर्वोच्च माना गया है और उसकी अपनी कुछ गरिमा है। तो अपने पद के प्रति उसकी जो निष्ठा होगी है ना, वो उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यानी अगर एक अच्छा अध्यापक है जिसको अपने पद की गरिमा का ज्ञान है, उसको अपने पद से लगाव है और उसकी निष्ठा का वो सम्मान करता है तो निश्चित रूप से अपने दैनिक व्यवहार में इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छे तरीके से समझाएगा, अच्छे तरीके से उसका बालकों का ट्रीटमेंट होगा। मीन्स अच्छे से बालकों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा, मीठा बोलेगा, बार बार डांटना, पनिशमेंट देना, ये सारी चीज़ों का उपयोग नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब उसको अपने पद की निष्ठा का ज्ञान होगा, यानी अपने वो अध्यापक के पद से निष्ठा रखेगा। फिर आप देखिए यहाँ पे भी देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, हालांकि अंतिम स्थान पे है, इसको आप देखिए इच्छा। आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि सबसे पहले स्थान पे बालक की अगर इच्छा है तो ही वो सीखता है। उसी तरीके से अध्यापक की इच्छा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे उसकी पढ़ाने की इच्छा है कि नहीं है, उसकी किसी चीज़ को सिखाने की इच्छा है कि नहीं है, तो ये सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर शिक्षक की पढ़ाने की या सिखाने की इच्छा है तो वो बालक को सिखाते समय कई ऐसी विधियों का उपयोग करता है जो उपयोगी होती हैं। यानी अगर बालक को वो सिखा रहा है किसी मेथड से, वो काम नहीं किया, बच्चे को नहीं समझ में आया, तो वो निश्चित रूप से दूसरे मेथड का यूज़ करेगा क्योंकि उसकी अपनी इच्छा है उसको सिखाने की। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान कितना भी हो, बाल प्रवृत्ति का ज्ञान भी हो, विभिन्नता का भी ज्ञान हो, स्वास्थ्य भी ठीक हो, शिक्षण पद्धति भी जानता हो, पद की पद्धति निष्ठा भी हो, ये सारी चीज़ें होते हुए भी इच्छा ना हो, अगर उसकी पढ़ाने की इच्छा ना हो तो उसको जो है आप इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि मानसिक रूप से इन चीज़ों के लिए वो तैयार नहीं है। अगर वो किसी तरीके से किसी डरवश या प्रबंध तंत्र के भय की वजह से वो कक्षा में खड़ा भी हो जाता है और उसकी इच्छा नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपको या बालकों को जिनको वो शिक्षित कर रहा है कुछ नया नहीं दे पाएगा और पाठ्यक्रम को सही तरीके से सिखा नहीं पाएगा। अब देखिए
ये तो हुई दूसरी चीज़। दूसरी का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले महत्वपूर्ण है अधिगमकर्ता यानी बालक जिसको सीखना है। फिर दूसरे स्थान पे महत्वपूर्ण है अध्यापक जिसको सिखाना है। ठीक है, दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई जो सीखने को प्रभावित करती हैं। अब आप तीसरे स्थान पे देखते हैं कि आती है विषय वस्तु जो अति महत्वपूर्ण है। यानी विषय वस्तु क्या है, जैसे किसी चीज़ को करने के लिए कुछ अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, तो उसमें जैसे आप देखिए कि अध्यापक उपलब्ध है, बालक भी उपलब्ध है, यानी जिसको सिखाना है वो भी है, जिसको सीखना है वो भी है। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु किस तरीके से महत्वपूर्ण है, अब मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए, वो चीज़ जो आपके पाठ्यक्रम को पूरा करती है, उसको आपको सब समझाने में सिखाने में मदद करती है, उसको विषय वस्तु कहा जाता है। यानी आप एक तरह से पाठ्य पुस्तक को इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है और साथ में आकार कैसा है। अब ये दो चीज़ें जो है प्रथम स्थान पे आती हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि विषय वस्तु अगर कठिन है यानी इसका लेवल बहुत हाई है, तो बालक के सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे आप 10 वर्ष के बालक को 40 किलो अनाज की बोरी उसके सर पे रख दीजिए, तो निश्चित रूप से वो बैठ जाएगा या गिर जाएगा या उसके नीचे दब जाएगा, या किसी तरीके से अगर उसने चलने का प्रयास किया तो बहुत धीमी गति से चलेगा और कार्य को उचित परिणाम तक पहुंचा नहीं पाएगा। तो आप ये देखिए कि प्रकृति जिस तरह की होगी और आकार जिस तरह का होगा, जैसे विषय वस्तु बहुत लंबी हो, बहुत कठिन हो, लेंदी जिसको कहा जाता है, तो वो सीखने की गति को धीमा कर देती है। यानी ये गति निचले स्तर पे चली जाती है और वो धीमी गति से सीखता है। तो विषय वस्तु का आकार औचित्यपूर्ण होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जो बच्चे को शुरू में ही भारी लगने लगे, क्योंकि कठिनाई के स्तर को धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है, बढ़ाया जाता है अध्ययन अध्यापन के दौरान। फिर आप देखिए दूसरी चीज, प्रस्तुतिकरण। इसका क्या है क्रम। देखिए, प्रस्तुतिकरण का क्रम जो है, यानी आप विषय वस्तु को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे किसी भी अध्यापक को सबसे पहले तो ये आवश्यक होता है कि वो जाने कि अध्यापन कैसे किया जाता है। आप किसी कक्षा में अगर इतिहास की कक्षा में हैं और अब आप कक्षा में एंट्री करते ही आप डायरेक्ट विषय वस्तु पे आ गए, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ानी शुरू की, तो बालक को ये चीज़ें जोड़ने में, अपने दिमाग में बैठाने में कठिनाई होती है। यहाँ पे अध्यापक को क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो उस संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो भूमिका है उसको बालक को सुना के, समझा के उस स्तर पे लाना होगा कि बालक मुगल वंश के शासकों को सही तरीके से, उनके क्रम को, इन सब चीज़ों को और क्यों घटनाएं घटित हो रही थी, इन सब चीज़ों को जोड़ सके। और ऐसा करने के बाद ही बालक का ज्ञान जो है स्थायी होता है और वो सही तरीके से सीखता है। तो प्रस्तुतिकरण का एक क्रम होता है। सबसे पहले आप विषय वस्तु का परिचय देते हैं, यानी इस क्रम में सबसे पहले स्थान पे क्या आएगा, प्रथम स्थान पे होता है परिचय। अब ये परिचय जो है जब आप दे देते हैं तो बालक अपने मस्तिष्क को उस स्थान पे लाके स्थिर कर लेता है कि अब मुझको यहाँ से चीज़ें सीखनी है। तो प्रस्तुतिकरण का एक क्रम होता है और इस परिचय के बाद धीरे धीरे आप उसको उस विषय वस्तु में अंदर ले आते हैं और उसकी कठिनाइयों को, उसकी संभावनाओं को, उसके अच्छे बुरे प्रभाव को, वो सारी चीज़ें आप समझाते हैं। फिर आप देखिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, भाषा शैली। आपने भारतीय संविधान का अध्ययन अगर किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। जैसे भाषा, एक तो छोटे बच्चों के लिए कहा गया है कि मातृभूमि में शिक्षा आवश्यक मानी गई है। मीन्स मातृभूमि, मातृभाषा, यानी बच्चा जो है जिस भाषा में उसका जन्म हुआ है, अगर उस भाषा में बच्चे को शिक्षित किया जाए, किसी चीज़ को सिखाने का प्रयास किया जाए,
तो निश्चित रूप से वो तेज गति से सीखता है। लेकिन अगर हिंदी माध्यम के बालक को आप अंग्रेजी के कॉन्वेंट स्कूल में ले जाके अचानक रख देंगे तो वो किस तरीके से सीखेगा? वो नहीं सीख पाएगा, या उसकी गति इतनी धीमी होगी कि वो चीज़ों को बहुत धीमी गति से सीखेगा और उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए भाषा शैली, यानी अध्यापक की जो भाषा शैली है, साथ में विषय वस्तु की जो भाषा शैली है, यानी विषय वस्तु आसान भाषा में हो, है ना, उसमें कठिन स्तरों का उपयोग ना हो। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर देखिए, ये शब्द ज़्यादा सरल है, अधिगम, ये सीखना, अधिगम उससे ज़्यादा कठिन माना गया है। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में आपको अच्छे तरीके से पाठ्यक्रम का ज्ञान कराने के लिए यहाँ सीखना शब्द का उपयोग हुआ है। यहाँ पे अधिगम जो है वो मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा का शब्द है ना। और ये कोई आवश्यक बात नहीं है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाला हर बालक इस शब्द को समझता हो, इसीलिए इसके लिए सीखना शब्द का उपयोग किया गया। यानी भाषा की जो शैली है वो सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और आपने स्वयं पे भी इसका प्रभाव देखा होगा। जब आपने इस टॉपिक को पाठ्यक्रम में इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि सीखना या इसके विषय में हमको ये टॉपिक पढ़ना है। अगर उसके स्थान पे ये शब्द उपयोग हुआ होता, सीखना नहीं लिखा होता, लर्निंग तो इंग्लिश वाले वर्जन में होगी, नॉर्मली नहीं होती है, तो इस अधिगम शब्द को ही समझना बहुत कठिन कार्य है ना। क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम किस शब्द को जानते हैं? सीखना। इसीलिए ये आपसे, तो यहाँ पे भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। अब आप देखिए तीसरे स्तर पे आते हैं, कठिनाई स्तर, चौथा नंबर, कठिनाई। कोई भी विषय वस्तु कितनी कठिन और कितनी सरल है, ये सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी कठिन विषयों को एक सामान्य बुद्धि का बालक बहुत धीमी गति से सीखता है और उसका प्रदर्शन उसमें बहुत धीमा होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि कठिनाई का स्तर जो है उस कक्षा के अनुरूप होना चाहिए जिसमें बालक है, उस आयु के अनुरूप होना चाहिए जो बालक की है। तो ये दोनों चीज़ें जब कठिनाई के स्तर को बालक की आयु मैच करती है या उसकी कक्षा का स्तर मैच करता है तो वो अच्छे तरीके से सीखता है। जैसे कक्षा 2 की कठिनाई का स्तर कक्षा 2 के बालक के लिए है, यानी उसकी आयु के अनुसार अनुकूलित है। लेकिन उसी कक्षा 2 के बालक को अगर कक्षा 8 की पुस्तकें दे दी जाएं और उसको पढ़ने के लिए दे दी जाएं और कहा जाए कि अगले दिन उसका किसी तरह का टेस्ट होगा तो उसमें उसका प्रदर्शन बिल्कुल ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि कठिनाई का स्तर उसके न तो आयु से मैच किया, न तो उसकी कक्षा से, न उसके स्वभाव से, न उसके पूर्व ज्ञान से। तो यहाँ पे आप देखिए चौथी महत्वपूर्ण चीज़ थी कठिनाई का स्तर। और फिर आप देखिए 5वें नंबर पे आता है रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम। यानी पाठ्यक्रम जो है वो रुचिपूर्ण होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप व्यवहारिक अनुभव में अगर देखें तो किसी छोटी कक्षा का बालक गीत वाली पुस्तक को बहुत ईजिली पढ़ता है, उसको अच्छे से याद कर लेता है। कहानी वाली पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ता है और उसको याद कर लेता है और बार बार उस चीज़ों को अपने साथ के विद्यार्थियों के साथ बांटता भी है। इसके लिए अध्यापक को बहुत विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसी स्थान पे आप देखिए विज्ञान है, गणित है, इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ा सा धीमी गति से सीखता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है? आपका जो पाठ्यक्रम विषय वस्तु जो है वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे छोटी कक्षाओं में बच्चों को गणित भी खेल खेल में सिखाई जाती है। क्यों? जिससे जो है बच्चे की रुचि उस विषय में पैदा हो सके। अगर उस विषय में बच्चे की रुचि पैदा नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो नहीं सीखेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे पाठ्यक्रम में तो बच्चा भी इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा और वो बिल्कुल नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि विषय वस्तु का रुचिपूर्ण होना ज़रूरी है। फिर आप जो है ये देखिए कि इन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है टीएलएम का उपयोग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण मीन्स पढ़ाना, अधिगम मीन्स होता है सीखना, और फिर जो है मटेरियल के मतलब होता है वस्तु। यानी शिक्षण अधिगम से संबंधित जो वस्तु होती है, जैसे पढ़ाने के दौरान उस विषय वस्तु के प्रदर्शन के लिए बोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तमाम ऐसी चीज़ें हैं
जिसका उपयोग आप कक्षा में करते हैं, तो ये विषय वस्तु को रुचिकर बनाती हैं, आसान बनाती हैं, सीखने में ईजी बनाती हैं। तो यहाँ पे शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाना बहुत ज़रूरी है। यानी आप जो है किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए सीधे सीधे केवल मुंह से लेक्चर देके आप चीज़ों को नहीं समझा सकते। हर जगह आपको उचित साधन की आवश्यकता होती है। इसी को TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसका उपयोग एक अच्छी विषय वस्तु के अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत आवश्यक होता है। फिर आप देखते हैं कि एक विषय वस्तु को समझने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, उसमें आपने देखा कि सबसे पहले अधिगमकर्ता, फिर आप देखिए दूसरे स्थान पे शिक्षक, तीसरे स्थान पे जो चीज़ सिखाई जानी है ना, यानी उसका अपना पाठ्यक्रम, उससे संबंधित पुस्तकें, है ना, उसका रुचिकर होना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। और देखिए एक जो छोटा हुआ विषय वस्तु है वो है वातावरण। सामान्यतः इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन आप ये जान लीजिए कि शिक्षक भी अवेलेबल हो, बालक भी हो, शिक्षक भी हो, विषय वस्तु भी हो, लेकिन वातावरण अच्छा ना हो, पढ़ने पढ़ाने का वातावरण ना हो, तो इसको जो है आप निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझेंगे कि वातावरण किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप देखिए छोटा बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले पारिवारिक वातावरण की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पारिवारिक वातावरण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालक बिल्कुल शुरुआत में अपने परिवार के बीच ही रहता है, वहीं सारी चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पारिवारिक वातावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि बालक जो होता है वो गीली मिट्टी के समान होता है, और उसको एक सही आकार देना सबसे पहले उसके अपने परिवार का कर्तव्य होता है। जैसे बालक जब परिवार में जन्म लेता है, बिल्कुल छोटी आयु में, मीन्स महीने 2 महीने का भी बालक है, तो वो सबसे पहले चीज़ों को अपने माता पिता से या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है। तो जो पारिवारिक माहौल है वो सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरी बात, एक अच्छे परिवार में, यानी अच्छे माहौल के परिवार में बच्चे का जो विकास होता है बहुत संतुलित होता है। यानी बच्चा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर स्तर पे, संज्ञानात्मक हर एक स्तर पे अच्छा सीखता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रोक पाता है, और आवश्यकता पड़ने पे उसका रिकॉल कर सकता है। यानी चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद ज़रूरत पड़ने पे उसका उपयोग करना रिकॉल कहलाता है। तो यहाँ पे पारिवारिक माहौल पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। फिर आप देखिए दूसरा, वातावरण में ये सारी चीज़ें आएंगी। देखिए वातावरण होता क्या है, सबसे पहले ये आप समझिए, वातावरण यानी आपके आसपास जो भी कुछ भी चीज़ें सक्रिय हैं वो वातावरण के अंतर्गत आएंगी, जिसमें आपका परिवार आएगा, आपका समाज आएगा, फिर आपके वहाँ का हवा पानी आएगा। ये सारी चीज़ें, शोरगुल, शांति, ये सारी चीज़ें आपके वातावरण में आती हैं। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले स्तर पे परिवार बताया गया। दूसरे स्तर पे आप देखिए सामाजिक वातावरण, बच्चा किस तरह के समाज में जन्म लिया है। तो इस तरह के वातावरण में आप देखेंगे कि सामाजिक वातावरण इस तरीके से बालक के सीखने को, उसके विकास को प्रभावित करता है कि जैसे बालक का जन्म जिस समाज में होता है, परिवार एक इकाई के रूप में होता है जो समाज का निर्माण करती है, लेकिन बालक जब अपने परिवार से निकल के समाज में कदम रखता है तो उसके समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन किन चीज़ों को सीखता है। क्योंकि बाहर से बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे सामाजिक माहौल, अच्छे समाज में अगर उसका पालन पोषण हो रहा है ना, पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है, एक अच्छा समाज है, जो अच्छा बोलते हैं, अच्छे तरीके से अपने कार्यों को करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, तो वो बच्चे को उसी तरह की चीज़ों की तरफ आकृष्ट करती है और सिखाती है ना। और अगर सामाजिक माहौल अच्छा नहीं है, जैसे आप देखिए किसी अभावग्रस्त बस्ती में जहाँ पे लोगों में शराब का सेवन करने की आदत हो, लोग शराब का सेवन रोज़ का रोज़ करते हों, और वो ऐसा करने के बाद अपने शरीर को नियंत्रित तो रख नहीं पाते, तो फिर उस दौरान उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो समाज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे कहीं इधर उधर पड़े रहना, है ना, कहीं ऐसे स्थान पे गिर जाना जहाँ पे उसको चोट लग जाए, ये सारी चीज़ें बच्चा जब देखता है
तो बच्चे का मन तो बिल्कुल उस चुंबक के समान है जो हर लोहे के कण को अपने से चिपका लेना चाहता है, चाहे वो लोहे का कण उसके लिए उपयोगी हो या गैर उपयोगी हो, है ना। तो उसी तरीके से बाल मन जो है वो समाज की अच्छाइयों को भी अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करता है और बुराइयों को भी। तो अगर सामाजिक माहौल अच्छा है तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और सामाजिक माहौल अगर अच्छा नहीं है तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। उसके सीखने का जो स्तर है वो अच्छा नहीं होगा, वो बुरी चीज़ें सीखेगा, अच्छी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए सामाजिक माहौल, सामाजिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरे नंबर पे आप देखिए भौतिक वातावरण। अब देखिए सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वातावरण को ध्यान में देना, जिसमें पारिवारिक है, सामाजिक है, भौतिक है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखिए भौतिक वातावरण के अंतर्गत आप किसी कक्षा में अगर 50 बच्चे बैठे हों, एक अध्यापक को जो उनको पढ़ा रहा हो, तो जो भौतिक वातावरण होता है वो इस तरीके से सीखने को प्रभावित करता है। जैसे गर्मियों के दिन में अगर वातावरण इस तरह का है कि किसी तरह के पंखे का इंतज़ाम नहीं है, ठंडी हवा का इंतज़ाम नहीं है, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम नहीं है, और एक शोरगुल का माहौल है, इस तरह की चीज़ें अगर हैं, यानी भौतिक वातावरण अच्छा ना हो, अच्छी रोशनी ना हो, प्रकाश की आवश्यकता होती है अध्ययन के लिए, वो ना हो, तो ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें आप देखिए प्रकाश है, शांति है ना, और उसके बाद जो है सरल व्यवस्था है, यानी ईजिली चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, ये आपके भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसे पीने का पानी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अगर अवेलेबल हैं तो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर रहता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखता है। तो यहाँ पे भौतिक वातावरण इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर चौथे स्थान पे जो है आप देखते हैं मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक वातावरण किस तरीके से प्रभावित करता है। जैसे अगर अच्छे तरीके का मनोवैज्ञानिक वातावरण है तो बच्चा अच्छा सीखता है। यानी बाल मनोविज्ञान का जो है ज्ञान आपको इसलिए कराया जाता है, आप बीएड और डीएलएड के दौरान आप देखिए बाल मनोविज्ञान आपको सिलेबस में अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दिया गया है, यानी उसको आप अच्छे तरीके से सीख सकें, क्योंकि आपको एक शिक्षक होने के लिए तैयार किया जा रहा है, आप एक ट्रेनिंग पीरियड में हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बाल मनोविज्ञान की शिक्षा इसलिए दी जाती है जिससे आप एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बना सके। वहाँ पे बालक को सिखाने के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि आप उपलब्ध हैं, पाठ्यक्रम उपलब्ध है, बालक उपलब्ध है। एक मनोवैज्ञानिक वातावरण, जैसे बालक को ये अपनापन महसूस होना चाहिए कि हमारे गुरु जो हमको शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे भले के लिए है। दूसरी बात, बालक हमेशा आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप बालक के मनोविज्ञान को समझेंगे। छोटे बच्चे के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो कई तरीके से सकारात्मक रखना ज़रूरी होता है, तभी बालक जो है अच्छा सीखता है, अच्छा करता है। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक वातावरण इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कक्षा का वातावरण मनोवैज्ञानिक नहीं है, बाल मनोविज्ञान को समझते हुए नहीं बनाया गया है, तो अनिवार्य रूप से बालक को उस शिक्षा से दूर करता है, उस सीखने से, उस अधिगम से दूर करता है जिसके लिए बालक को वहाँ बुलाया गया है। तो आप देखिए कि ये चारों चीज़ें सीधे सीधे सीखने को प्रभावित करती हैं। आपके पाठ्यक्रम में अधिगम है, यानी सीखना है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसके अंतर्गत बालक, अध्यापक, विषय वस्तु और वातावरण, ये चार चीज़ें आती हैं, जिसको मैंने विस्तार से डिस्क्राइब कर दिया है। ये एक बेसिक विषय वस्तु है जिसको समझना इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। अब आप देखिए, अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, यानी सीखने सिखाने को प्रभावित करने वाली जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है, ये आपके यूपी टेट के पाठ्यक्रम में है। देखिए, शिक्षण विधियाँ जो हैं यूपी टेट के पाठ्यक्रम में, उससे जब प्रश्न आते हैं सामान्यतः छात्र इसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षण विधियों को कभी अध्ययन ही नहीं किया।
ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यानी शिक्षण विधियाँ यानी वो विधियाँ जो अध्यापन में काम आती हैं, है ना, शिक्षण विधि। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले जो प्रभावशाली विधि है वो है करके सीखना। यानी बच्चा जो है वो करके सीखना पसंद करता है। आप बालक को कोई चीज़ अगर किताबी ज्ञान कराते रहेंगे, अगर उसको आप लेक्चर देते रहेंगे तो वो कभी जीवन में सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसको करके सीखने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं तो वो ज़्यादा तेज गति से सीखता है, क्योंकि बालक का ये स्वभाव ही होता है कि वो सब कुछ स्वयं कर लेना चाहता है ना। तो ये करके सीखना जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विधि मानी गई है। फिर आप आते हैं अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरे नंबर पे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है शिक्षण विधियों में। अनुकरण मतलब होता है नकल। ये क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा है, आप उसके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरह से उससे बात करते हैं, जिस तरीके से आप उसके साथ व्यवहार रखते हैं, जिस तरीके से कार्यों को करते हैं, जैसे खाने का तरीका। अगर किसी संभ्रांत परिवार में खाने के दौरान चम्मच का उपयोग किया जाता है तो अनिवार्य रूप से बच्चे जो है वो चम्मच का उपयोग करते हैं। और अगर वो हाथ का उपयोग करते हैं, उंगलियों का उपयोग करते हैं, तो बच्चे उसी तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो अनुकरण एक ऐसी चीज़ है जो बालकों को सबसे ज़्यादा तेज गति से सिखाती है। यानी इसीलिए कहा जाता है कि परिवार में अभिभावकों को कभी भी गलत तरीके से न बोलना चाहिए, न उठना बैठना चाहिए, न कार्यों को करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभिभावकों के लिए निषिद्ध होती हैं। साथ में विद्यालय के प्रांगण में अध्यापक से, स्टाफ से, मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो अपना हाव भाव, व्यवहार, आचरण, ये सारी चीज़ों को बैलेंस तरीके से रखेंगे, जिससे बच्चे उसका अनुकरण करके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर आप देखते हैं तीसरे स्तर पे होता है परीक्षण करके सीखना। एक बालक जो है कैसे सीखता है जानते हैं, जैसे अगर घर में कोई वस्तु रखी है तो बालक देखता रहेगा, अगर किसी की नज़र उसके ऊपर नहीं है तो धीरे से उन चीज़ों को उठा लेगा, उसको दबाने का प्रयास करेगा, उसके ताप को महसूस करने का प्रयास करेगा, है ना। या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो खोल के अलग की जा सकती है, उसको खोलने का प्रयास करेगा। यानी इससे भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, उसको इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये चीज़ खुल जाएगी, है ना, या इसको खींचने से ये चीज़ अलग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, इसको भी इसी समाज में, हमारे आपके परिवार में बालक सीखता है। तो यहाँ पे परीक्षण करके सीखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। फिर आप आते हैं सीखने की जो विधि है उसमें विराम और अविराम, विराम अविराम। आप ये देखिए, जैसे सीखने के दौरान बहुत तेज गति से बहुत लंबी कक्षा में बच्चे थकान महसूस करते हैं, तो यहाँ पे विराम की आवश्यकता होती है, रुकने की आवश्यकता होती है, टुकड़े में पढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है। फिर आप देखिए कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जो कहानी या गीत या इस तरह की चीज़ों के फॉर्म में होती है, तो वहाँ पे आप अविराम विधि का उपयोग कर सकते हैं। यानी इसमें टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को बहुत विश्राम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विषय वस्तु एक तो छोटी है, दूसरे इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप अच्छा विराम देने से किसी गीत का स्वरूप बिगड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती है कि विषय वस्तु कैसी है और उसके अनुसार जो है शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। तो विराम विधि लंबी विषय वस्तु के लिए ज़्यादा उपयोग मानी गई है, और अविराम विधि वो छोटी विषय वस्तु, इंटरेस्टिंग विषय वस्तु के लिए उपयोगी है। और साथ साथ विराम जो होता है वो बालक को आराम देता है, कंफर्टेबल करता है, थकान को उसके कम करता है, इसलिए विराम आवश्यक है। और बच्चे को टुकड़े में इत्मीनान से सिखाया जाना सही माना गया है। फिर आप देखिए सामूहिक विधि, ये जो अंतिम विधि है वो है सामूहिक विधि। बच्चे जो है समूह में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। इसका एक सीधा उदाहरण आप देखिए, बच्चे खेल खेल के दौरान बहुत सारी चीज़ें, उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, इन सारी चीज़ों का सही तरीका जो है बच्चे समूह में सीखते हैं। किसी एक बच्चे को अकेले किसी कमरे में रख के
और चीज़ों को या किसी चीज़ को खेलने का तरीका अगर आप सिखाना चाहेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। उसको बच्चों के बीच ग्राउंड पे छोड़ना पड़ेगा, समूह में छोड़ना पड़ेगा, कक्षा में छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे और विद्यार्थियों के साथ उसका रोज़ का अनुभव होता है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि सामूहिक विधि सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बालक को अगर आप अलग सिखाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो इतना सीखे, लेकिन समूह में वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखता है जो उसके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन अनुकूलित चीज़ों को वो सीखने का और सही तरीके से सीखने का प्रयास करता है और अपने दिमाग में उन चीज़ों को अच्छे तरीके से अस्थायी रूप प्रदान करता है कि बाद में उसको रिकॉल किया जा सके, परीक्षा के दौरान चीज़ों को रिकॉल करके उसका उत्तर लगाया जा सके। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई और आपके सिलेबस में जो बाल विकास और शिक्षण विधि का जो 30 क्वेश्चन आता है उसमें बाल विकास एवं अधिगम ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लगभग आज कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें सीधे सीधे अगली कक्षा में यानी अगले वीडियो में आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालकों के ऊपर कुछ वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत किए, कुछ नियम प्रस्तुत किए और जिससे बच्चों के सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको सरल की जा सके, प्रभावशाली की जा सके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देखिए थॉर्नडाइक का नाम आता है, फिर स्किनर का नाम आता है, कोहलर का नाम आता है। इन सारे लोगों के बारे में एक एक करके आपको सिलेबस में दिया भी गया है और सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अनिवार्य रूप से 2 से 3 सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे। यानी आप मेरे अगले वीडियो में आप क्रमशः जो है इन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के जो तर्क हैं उसको समझेंगे, सीखेंगे और इससे आधारित जो प्रश्न आएंगे, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट मेरे हिसाब से इसी तरीके से समझते चले गए तो आपको परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर करें, प्रमोट करें, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आपको ला के दे सकूं। धन्यवाद।